साल 2000 में बशर अल-असद को सीरिया की सत्ता उसके पिता से विरासत में मिली थी। असद परिवार ने सीरिया पर 24 साल शासन किया। बशर अल-असद की सीरिया में शुरुआत काफी अच्छी थी। आंखों के डॉक्टर असद को वहां पर मॉडर्न नेता की तरह देखा गया। शुरुआत में उसने बहुत सारे आर्थिक सुधारों को अपनाया। कई लोग असद को सीरिया का लुई 16 मानते हैं और उनकी पत्नी आसमा अल असद, जो सीरियाई मूल की ब्रिटिश पैदाइश महिला हैं, उनकी तुलना मैरी एंटोनेट से की जाती है। सीरिया की जनता में उन्होंने अपनी एक छवि आर्थिक सुधारों वाले नेता के तौर पर बनाने की कोशिश की। शुरुआत में उन्होंने जिन आर्थिक सुधारों का वादा किया था, ज्यादातर को वो पूरा नहीं कर पाए। साल 2011 की शुरुआत में अरब स्प्रिंग के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और नारे लगाए, हमारी क्रांति शांतिपूर्ण है, हम अमन और शांति चाहते हैं, बशर को हम गिराएंगे, आज़ादी, हम आज़ादी चाहते हैं, तुम चाहो या न चाहो बशर, आज़ादी हमारी होगी। वो सेना से अपील कर रहे थे कि उन्हें एक होना चाहिए। बशर अल-असद ने इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का जवाब हिंसा से देना शुरू किया और अपने सारे वादे भुला दिए। कुछ ही दिनों में बशर की सेना के साथ झड़प में 5000 लोग मारे गए। अपने इस दमन के अभियान को जायज ठहराने के लिए असद ने अल्पसंख्यक शिया समुदाय की सुरक्षा का हवाला दिया और बहुसंख्यक सुन्नी समुदाय पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया। उसके लिए असद ने एक साफ रास्ता अपनाया और वो था कि किसी तरीके से विद्रोह को कुचला जाए और लोगों में सत्ता का खौफ पैदा किया जाए ताकि अपने शासन को बचाया जा सके। कई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि सीरियाई राष्ट्रपति ने इन विद्रोहों को दबाने के लिए रासायनिक हथियार, सरीन गैस का इस्तेमाल दमिश्क के बाहरी वाले इलाके में किया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने असद पर केवल कुछ प्रतिबंध लगाकर छोड़ दिए। थोड़े बहुत आलोचनाओं के साथ धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई और विद्रोही हथियारबंद होकर सड़कों पर असद की सेना के साथ लड़ने लगे। असद को पीछे हटना पड़ा। तब असद ने शिया समर्थित ईरान से मदद मांगा, जिसे ईरान ने तुरंत स्वीकार करते हुए असद को तेल और जरूरी सामान मुहैया कराया। साथ ही रूस ने भी लड़ाकू विमान और भाड़े के सैनिकों को भेजकर विद्रोहियों को दबाने में असद की हर संभव मदद की। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि एक तरफ से 2014 में आईएसआईएस भी सीरिया पर कब्जा कर रहा था और इसने अपने दहशत से सीरिया में इस्लामिक खिलाफत की शुरुआत की घोषणा कर दी। अब चूंकि रूस असद के साथ था, तो पश्चिम ने शुरुआत में विद्रोहियों की मदद की, पर थोड़े समय बाद उनका भी मकसद बदल गया और उनके टारगेट में अब आईएसआईएस आ गया, जिसे 2019 में ही जाकर के हराया जा सका। हालांकि इसका फायदा असद ने अपने रूसी और ईरानी सहयोगियों के साथ मिलकर फिर से सीरिया के हिस्सों पर कब्जा करने में किया और विद्रोहियों को इदलिब में पनाह लेना पड़ा। अब धीरे धीरे असद ने सीरिया पर पूरे तरीके से फिर से कब्जा कर लिया। असद ने अपनी ताकत को और प्रदर्शित करने के लिए सेना की कमान, या यूं कहे कि उसका पूरा कंट्रोल, अपने भाई माहिर अल असद के हाथों में सौंप दिया। सीरिया में लोग उसे फांसी देने वाला हत्यारा कहते थे। वहीं दूसरी ओर सेना में अंदरूनी कमजोरियां बनी रही, क्योंकि ज्यादातर सैनिक जबरदस्ती भर्ती किए हुए थे और उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। साथ ही विद्रोहियों के साथ झड़प में वे मारे भी जाते थे। दूसरी ओर असद ने अपने ही लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिससे देश की आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गई और लोगों को भागकर विद्रोहियों वाले कब्जे इदलिब की ओर जाने को मजबूर होना पड़ा। इदलिब पर एसडीएस ने कब्जा किया हुआ था, जो कि एक हथियारबंद इस्लामिक समूहों का संगठन। 2016 में अलकायदा से अलग होकर ये जिहाद से दूर हो गए थे और इदलिब के लोकल मुद्दों पर फोकस कर रहे थे। 2018 में इन्होंने सेना, पुलिस और अन्य संगठनों के साथ मिलकर अपनी एक स्थानीय सरकार बनाई और इन सब में एसडीएस की मदद की टर्की ने। कई सालों तक जंग चलती रही और असद ने इनके ठिकानों पर खूब हमले किए। प्राकृतिक आपदाओं ने भी सीरिया में खूब तबाही मचाई। पश्चिम की मदद से 12 साल के निलंबन के बाद सीरिया को अरब लीग में शामिल किया गया। इससे असद को फिर से अपनी सत्ता को मजबूत दिखाने का एक मौका मिला, लेकिन हकीकत इससे उलट थी।
देश के अंदर लोग भूखे मरने की कगार पर थे। फ्रांस की क्रांति की तरह ही यहाँ पर ब्रेड की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लगती थी और वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही थी। 27 नवंबर 2024 को विद्रोहियों ने अचानक हमला किया और धीरे धीरे दमिश्क पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। स्थिति पूरे तरीके से बदल चुकी थी, क्योंकि उस समय ईरान इजराइल के साथ उलझा हुआ था, वहीं रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ था और चाह कर भी ईरान और रूस असद की मदद नहीं कर पाए। रूस ने बस इतना किया कि असद परिवार को वहां से निकाल कर अपने यहाँ पनाह दे दी और विद्रोहियों ने पूरे सीरिया पे कब्जा कर लिया। इस तरह 54 साल की तानाशाही का अंत हुआ। वांग्मय में आज इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और